नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक डेथ के बारे में। क्यों यंग एज में ज़्यादातर डेथ हो जा रही है हार्ट अटैक के कारण। दोस्तों, इसके बारे में हम आज डिटेल में आपको बात करने वाले हैं। कार्डियक अरेस्ट है क्या? जब आपका हार्ट एकदम बंद हो जाता है तो ब्लड सप्लाई एकदम रुक जाती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो ब्रीदिंग भी आपका रुक जाता है, और जैसे ब्रीदिंग रुक जाता है जो मरीज होता है वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है, और वैसे ही आपको कार्डियक अरेस्ट होता है। इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसे हम कार्डियक एरिथमिया बोलते हैं, और यही एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कार्डियक अरेस्ट होने का। दोस्तों, अभी रिसेंटली दोस्तों एक अमेरिकन जर्नल्स में पाया गया है कि इंडिया में 135% कार्डियक अरेस्ट के रिस्क ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मैं आपको कारण बताने वाला हूँ कि किस कारण से ज़्यादातर अभी यंग एज में, जैसे 20 साल से लेकर 40 साल तक आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। अभी सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण ही आपका सडन कार्डियक डेथ हो रहा है। दोस्तों, मैं कारण बताने वाला हूँ कि किस कारण से जो यंग एज में ज़्यादातर कार्डियक डेथ या फिर हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो पहला कारण है दोस्तों स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दो कॉमन फैक्टर है। अल्कोहल या स्मोकिंग के कारण नसों में जो ब्लड होता है वो क्लॉट बन जाता है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है और आगे जाकर ब्लॉकेज बनता है, कार्डियक अरेस्ट का एक कारण बन जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों सेडिडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे मान लो कि एक ही जगह पर बैठे बैठे पूरा दिन काम करना है, हम लेजी बन गए आजकल। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती है, ना ही कोई बाहर का कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी एक कारण है। वर्क स्ट्रेस, ये भी एक कारण है दोस्तों कार्डियक अरेस्ट का। ओवर एक्सरसाइज, आपने अभी देखा होगा कि यंग जो एक्टर होते हैं, या फिर देखा होगा कि काफ़ी अभी यंग एक्टर है जो फिट रहते हैं, एक बहुत सारे मतलब एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट होता है। उनकी लाइफस्टाइल भी हेल्थी होती है। तो ये क्यों होता है? तो ये देखा गया है कि जो 40 इयर्स के बाद, 40 साल के बाद जो एकदम से बहुत से ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर ओवर एक्सरसाइज करने के कारण भी दोस्तों हार्ट अटैक आने की शक्यता रहती है। क्योंकि ओवर एक्सरसाइज से ब्लड वेसल्स में क्रैक होता है और क्लॉट बनता है और आगे जाकर ब्लॉकेज बनता है, और जिसके कारण अरेस्ट आता है। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हेल्दी डाइट खाते हैं, बॉडी भी जिनका फिट है, उन्हें भी दोस्तों हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? अभी रिसेंट टाइम में एक 41 ईयर्स के एक डॉक्टर थे जिन्हें कार्डियक सर्जन थे, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसका एक मेन रीज़न है कि एक उम्र के बाद हमें बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कि 14 घंटे काम करता है, तो उससे क्या होगा, हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और वो इफेक्ट कहाँ पर करता है? हार्ट के ऊपर स्ट्रेस हार्मोन करता है, वो हार्ट को स्ट्रेस देता है। ये सब चीज़ जब होती है तब हमारे नॉलेज में नहीं रहती कि हमें हार्ट को नुकसान करती है। इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। अभी यंग एज में आपने देखा होगा कि कोई 25 साल का है, कोई 22 साल का है, उन्हें भी अभी डायबिटीज़ या फिर ब्लड प्रेशर की तकलीफ आ रही है। तो ये भी एक कारण है कि इनको कार्डियक अरेस्ट यंग एज में हो रहे हैं। जैसे ही हमारा पैंडेमिक गया तो हमें काफ़ी लोग आदत बन गई है कि जैसे वर्क फ्रॉम होम, जो मान लो कि ऑफिस में जाते थे, कोई चल कर जाता था, वो ज़्यादातर अभी वर्क फ्रॉम होम करता है। फिर दूसरा चीज़ है दोस्तों शुगर या फिर प्रोसेस डाइट ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी एक कारण है। दोस्तों, घर पर खाएंगे लेकिन बाहर का पैक हुआ फूड ही लाकर घर पर खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और डाइट में हाई कैलोरी फूड बहुत लेते हैं। अभी रिसेंट में ये भी देखा गया है कि कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और सिगरेट बहुत रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, जैसे ही हमें जल्दी जल्दी डायबिटीज़ हो जा रहा है, जल्दी जल्दी मान लो मेटाबॉलिक कोई भी सिंड्रोम हो रहा है, वैसे ही जल्दी जल्दी हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और कार्डियक डेथ रिजल्ट करता है उसका। एक रिसर्च में ये भी देखा गया है दोस्तों कि हम इंडियंस जो होते हैं, हमारी जो बॉडी शेप और साइज़ होता है वो दूसरों से थोड़ा अलग होता है। जैसे ही एक स्टडी में देखा गया है कि हमारी जो नसें जो होती है
वो जैसे दूसरे कंपैरिजन में मान लो अफ्रीकन है या अमेरिकन है या फिर ईरानियन है कोई भी, तो उनसे हमारी नसें बिल्कुल पतली होती है। तो उनकी नसें हमसे 1.5 गुना ज़्यादा बड़ी होती है, तो उन्हें चांस कम रहता है हार्ट अटैक का। हमारी जैसे पतली होती है तो ब्लॉकेज की चांसेस बहुत बढ़ जाता है, एक अरेस्ट आता है दोस्तों। मैं आपको रिस्क फैक्टर बताऊंगा कि किसको ज़्यादा रिस्क है कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक आने का दोस्तों। तो अगर आपके फैमिली में किसी को सडन डेथ हो गया है कार्डियक अरेस्ट के कारण, तो वो उसके परिवार वाले में थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आपको हाइपरटेंशन है मानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तीसरा ये कारण है दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको चांसेस रहता है। कोलेस्ट्रॉल है तो भी चांसेस है। ओबेस या फिर बीएमआई ज़्यादा है तो भी आपको कार्डियक अरेस्ट का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हम यंग एज में भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसे हम बहुत माइंडली लेते हैं, जिसे ध्यान नहीं देते कि मान लो हमारे परिवार में किसी को ऐसा हुआ या हमें मान लो ये है, तो रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, अभी आपको कार्डियक अरेस्ट आता है तो आपको पता कैसे चलता है, क्या क्या इसका वार्निंग साइन होता है। एक तो एंजाइटी अटैक होगा, पाल्पिटेशन होगा, जैसे घबराहट जैसा होने लगेगा, बेचैनी लगने लगेगी। फिर दूसरा चेस्ट पेन होगा। फिर उनको डिजीनेस, ड्राउजीनेस होगा, कोई कोई बेहोश हो जाएगा, परस्पिरेशन हो जाएगा, पूरे शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। या फिर मान लो चेस्ट पेन होगा और पूरा एक तरफ का लेफ्ट हैंड उनका थोड़ा नमनेस जैसा लगेगा। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग उनका बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा। ये सब थोड़े लक्षण है, वार्निंग साइन है मैनेजमेंट के बाद कि अगर मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, क्या आया है, तो हम क्या पहले करना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है और वो गिर गया है तो हमें क्या करना है, पहले तो उनको एकदम सुपाइन पोजीशन में उसे सुला देना है। फिर सीपीआर देना है, जैसे सीपीआर यानी रेगुलर चेस्ट कंप्रेशन देना है, मतलब ऐसे सीपीआर चेस्ट के ऊपर चेस्ट कंप्रेशन देना है, जिससे मान लो उनका हार्ट का एक्टिविटी वापस चालू हो जाए दोस्तों। और ये सबसे बेस्ट है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, जहाँ मान लो आपको कोई डॉक्टर जल्दी नहीं मिलता है तो सीपीआर बहुत ज़्यादा फायदा करता है। दूसरा है दोस्तों डिफिब्रिलेटर। ये हॉस्पिटल में होता है, लेकिन कहीं बाहर के कंट्री में कोई भी जैसे मॉल होता है, रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ पर भी ये मशीन लगे हुए होते हैं डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या होगा, आपको एक्सटर्नली बाहर से आपको इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं हार्ट के ऊपर, जैसे इससे क्या होगा कि एक तो हार्ट का एक्टिविटी चालू हो जाएगा और अगर कार्डियक इरिथमिया होगा तो भी वो नॉर्मल हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, अगर कोई मरीज का मान लो कि जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होता है तो उसे हम आईसीडी लगा देते हैं अंदर ही। तो उससे क्या होगा, आईसीडी यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवास्कुलर डिफिब्रिलेटर, यानी वो अंदर ही लगा हुआ था। जब मान लो कि आपको कार्डियक अरेस्ट आता है तो वो डिवाइस ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रिकल शॉक अंदर से ही दे देता है, तो ताकि कार्डियक जो एरिथमिया होता है उसे वो रेगुलर कर देता है। लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट में क्या होगा, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पहले तो क्या कारण है आपको कार्डियक अरेस्ट का, वो उस हिसाब से मेडिसिन आपका चालू करेंगे जो लाइफ लॉन्ग तक लेनी है। और प्रिवेंशन के लिए भी डॉक्टर साहब मेडिसिन आपको देते हैं। परहेज क्या रखना है, तो पहले तो आपको दोस्तों बाहर का सब जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना है, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर देने हैं। अगर आपका मान लो ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो उन्हें बिल्कुल मैनेज या फिर कंट्रोल में रखना है। फिजिकल एक्टिविटी करना है, कम से कम अपने शरीर के लिए, अपने लिए दिन का डेली 1 घंटा निकालना है। जैसे मान लो आधा घंटा आपने फिजिकल एक्टिविटी किया, फिर आधा घंटा स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन करना है। ये सबसे ज़्यादा फायदा करता है योगा और मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करने के लिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है आपको, नमक या फिर प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद कर देना है। नींद पूरी लेनी है, जैसे मान लो आपका नींद अगर बीच बीच में ब्रेक हो जाता है तो उससे भी आपका शरीर में स्ट्रेस लेवल हार्मोन जो होता है वो बढ़े रहते हैं और ये कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ज़्यादा आप जब सोते हो तब या तो अपना कोई भी
जो मोबाइल है या फिर कोई भी डिवाइस जिसे आप डिस्टर्ब हो रहे हो उसे आप दूर रखिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। नींद कम से कम आप 8 घंटा लीजिए, ये सबसे अच्छा इलाज है इसका। आपका एज 30 है, 30 है, और अगर आप हाई रिस्क में आते हो या फिर मान लो आपके परिवार में, जैसे मैंने बताया है कि आप रिस्क की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको रेगुलर चेकअप जरूर करवाना चाहिए। कम से कम इको या फिर ईसीजी आपको एक बार करवा लेना चाहिए, या फिर रेगुलर आपको करवाना चाहिए। आपने और देखा होगा दोस्तों कि पहले के समय में और अभी के समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे पहले मान लो कि हमारे बुज़ुर्ग जो थे, वो जैसे सिटी में रहते या गांव में रहते, लेकिन उन्हें गांव वाले जैसे पूरा नींद लेकर फिर सुबह जाकर काम पर चले जाते थे, पूरा दिन फिजिकल एक्टिविटी रहती थी। और जैसे सिटी में होते तो वो मान लो कि शाम को जल्दी सो जाते थे और सुबह जाकर वो भी वॉकिंग करते थे या फिर डेली अपना ऑफिस वर्क करते। लेकिन अभी के टाइम में जैसे मोबाइल आ गया है, टीवी आ गया है, तो फिर उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हो सके उतना हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल और सिंपल फूड ही खाना है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस ये सब चीज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत जैसे हो, कार्डियक अरेस्ट या छाती में घबराहट हो, जो भी आपको डॉक्टर मिले पहले वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा दीजिए। फिर अपने नज़दीकी आगे आगे जाकर अपना सब रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन कराइए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए ही बनाए हैं। धन्यवाद दोस्तों।